बुलेटिन का आगाज करें। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की जानिब से दायर बरियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना फैसला सुनाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ बानी पीटीआई के वकील की गैर हाजिरी के बायस केस के आखिरी गवाह तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम पर जिरह मुकम्मल नहीं हो सकी। नैब प्रोसिक्यूशन टीम ने बुशरा बीबी की बर्रियत की दरख्वास्त की शदीद मुखालिफत की। वकलाए सफाई की जानिब से चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त अदालत ने गैर मौसर करार दे दी। समाअत के दौरान बुशरा बीबी और बानी पीटीआई कमरा अदालत में मौजूद थे। इस्लामाबाद पुलिस ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मौसूल कर लिए हैं। शराब और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी थाना बाराकोह पुलिस को मौसूल हो चुके हैं। SHO थाना बाराकोह को वारंट गिरफ्तारी की फौरी तामील का हुक्म दिया गया है। वारंट गिरफ्तारी पर अली अमीन गंडापुर के जय खान घर का पता भी दर्ज किया गया है। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने SHO बाराकोह को आज अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दे दिया। तर्जुमान वज़ीर आला बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वज़ीर आला के खिलाफ गलत FIR दर्ज की गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी गैर ज़रूरी बयान दे रहे हैं। करप्शन के इल्ज़ामात पर तहकीकाती कमेटी ने एक वज़ीर को निकाल दिया। अगर गवर्नर वज़ीर आला से कहेंगे तो वो एतमाद का वोट भी ले लेंगे। आखिरी मराइल में केस है, 342 का सिर्फ एक मामला है। क्यों नहीं गंडापुर साहब पेश हो रहे हैं कि ये सूरत हाल हो गई है कि पेश करने का उनको हुक्म दिया गया? पेश करने ना होने की वजह कम से कम ये नहीं है कि अदालत से कोई डर या खौफ है या कहीं उनको ये खतरा है कि उनको सजा दे दी जाएगी। हम कर लेंगे, वो तो मैनेज हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। हुकूमत चूंकि 8 सितंबर के जलसे की वजह से बहुत ज्यादा घबराहट का शिकार है, इसलिए इस तरह की चीजों को बहुत उठाया जा रहा है। 342 का बयान होना है जिसके लिए उन्हें बुलाया जा रहा है। 342 का बयान खुद देंगे, 8वीं मरतबा बुलाया गया उन्हें। बिल्कुल पेश हो जाएंगे। 342 का बयान भी एक लीगल फॉर्मेलिटी है, हो जाएगी। 342 का बयान से कोई भी नहीं भाग रहा। 2000 केस इन्होंने बनाए हुए हैं झूठे, तो उन सब में पेश हो रहे हैं, इनमें भी पेश हो जाएंगे। ये कौन सा कोई बहुत बड़ा कोई दहशतगर्दी का केस है? एक छोटा सा वाकया हुआ था जिस पर गलत FIR दर्ज की गई है, ये भी खत्म हो जाएगा। जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं उन्होंने कहा कि वो कह सकते हैं कि एतमाद का वोट लें क्योंकि हाउस का एतमाद खो चुके हैं। वो इस तरह के बयान देकर गैर जरूरी तौर पर अपने आप को उजागर करना और मीडिया की जीनत बनना चाहते हैं। उनके पास करने को कुछ है भी नहीं। एक बात वो ये कह रहे हैं कि करप्ट लोगों को अगर काबीना से निकाले तो उन्हें सजा भी दें, निकाल के क्यों बैठ गए ऐसे? उनके खिलाफ कार्रवाई मजीद भी आगे बढ़ेगी। आप देखेंगे कार्रवाई हतमी इंजाम तक पहुंचेगी, कानूनी तरीकाकार सारा अडॉप्ट किया जाएगा। आप चैलेंज कर रहे हैं फिर गवर्नर साहब को कि अगर उन्हें एतमाद के वोट का कहना है तो कह लें, नजर आ जाएगा कि एतमाद है। कर लेना, मैं तो चैलेंज क्या, मैं तो कहता हूँ बातें करने की बजाय एक्शन करो। और अब बात करेंगे IMF मुआहदे की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि रवां माह IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज मंजूरी के लिए अभी हतमी तारीख नहीं दी जा सकती। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के लिए एडवांस स्टेज पर हैं, जल्द मंजूरी होगी। सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलत पर बात कर रहे हैं। सऊदीया के साथ बाहमी मुआहिदों के तहत प्रोजेक्ट सरमायाकारी पर भी बात हो रही है। दोस्त ममालिक के अलावा भी कमर्शियल इदारों से लैंडिंग पर बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अख्तर मैंगल का इस्तीफ़ा देकर अगले रोज़ वापस लेना उनके लिए मुश्किल होगा। अख्तर मैंगल के गिले शिकवे सुने और यकीन दहानी कराई कि उनकी पार्लियामेंट में मौजूदगी बलोचिस्तान के लिए बड़ी अहमियत है। इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि बलोचिस्तान के मामलात को अव्वलीन तरजीह समझकर हुकूमत और मुताल्लिक़ा इदारों को संजीदगी से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान की इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं कि बलूचिस्तान में हुकूमती अमलदारी ख़त्म हो गई। बलूचिस्तान के किसी इलाके में किसी दहशतगर्द तंजीम की अमलदारी नहीं। वज़ीर तवानाई उवैस लगानी ने कहा है कि 2019 में मोहम्मद अली की IPPs के हवाले से रिपोर्ट आने के बाद बानी PTI की काबीना ने IPPs को रिलीज किया था। उन्होंने बहुत बड़ा मौका शायद जानबूझकर ज़ाया किया। उन्होंने कहा कि हम मोहम्मद अली की रिपोर्ट को अगले मरहले में लेकर जाने वाले हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि चीन के साथ बिजली पैदावार की कोयले पर मुंतकिली और अदायगियों की रीप्रोफाइलिंग के लिए कायम कमेटियों ने IPPs के साथ बातचीत शुरू कर दी है। जल्द नताइज भी मिलेंगे। बिजली के गर्दिशी कर्जों में कमी के लिए निजकारी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है।
2019 में भी जो रीनिगोसिएशन हुई थी वो उसमें रियासती इदारे इन्वॉल्व थे, बाकायदा तौर पर उनके ऑफिस में ये सारे के सारे मामलात हुए थे। तो क्या अब भी दोबारा उन पर दबाव डाला जा रहा है? 2019 में इमरान खान की काबीना ने इन IPPs को रिलीफ दिया था एक आर्बिट्रेशन प्रोसेस के अंदर भेज के। आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में भेज देना उनको एक रास्ता दिखाना था, वो मैं समझता हूँ बहुत एक बड़ा मौका था जो उन्होंने जाया किया, बल्कि शायद जानबूझ के जाया किया। आजकल के हालात ना इन IPPs के लिए अच्छे हैं, ना आवाम के लिए अच्छे हैं और ना मुल्क के लिए अच्छे हैं। हम लोगों ने उस वक्त जो मोहम्मद अली की रिपोर्ट थी वो एक खास हद तक इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जिसमें मजीद इस इन्वेस्टिगेशन को एक और अगले मरहले पे भी लेके जाने वाले हैं। और हम समझते हैं कि ये IPPs म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट के जरिए ज़रूर हमारी बात जो हम उनके सामने गुजारिशात रखेंगे वो म्यूचुअली एग्री अपॉन ज़रूर करेंगे। साल मई जून के अंदर जो आपकी प्राइवेटाइजेशन होगी उससे भी आपको अब मज़ीद सालों के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और नुकसान बहुत हद तक कम होगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक इनके साथ रीनेगोशिएशंस अगर अच्छी हेल्दी टर्म्स पे जो उनके फ़ायदे में भी हों, जो उनके नुकसान में ना हो और मुल्क के फ़ायदे के अंदर हों, उसके ज़रिए आपको सालाना आराम से तकरीबन कोई 250 से 300 अरब रुपए की बचत होगी और 250 से 300 अरब रुपए का बोझ हमारे सारिफीन से सालाना हटेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान हुकूमत से ताउन पर तैयार हो चुके हैं। कहते हैं फॉर्म 45 की हो या 47 की, अब यही हुकूमत है, इसी से काम लेना है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए सरबराह JUI ने कहा कि तमाम मामलात को अपने अंदर समेटने, फैसलाबाद का घंटा घर और अमृतधारा बनने से मसले का हल नहीं निकलेगा, सियासी लोग ही मसाइल हल कर सकते हैं। कराची में सोहराग बोट में लियारी नदी में गिरने वाले 2 साल के बच्चे की तलाश फिर शुरू कर दी गई है। तफसीलात कमर अली मुस्तवी से। जी, गुज़िश्ता रोज़ सोहराग बोट हसन नुमान कॉलोनी में लियारी नदी में गिरने वाले 2 साला हमीदुल्लाह की तलाश का काम अभी भी जारी है। हसन नुमान कॉलोनी से बच्चे की तलाश का काम जो शुरू किया गया था, अब जो है वो रेस्क्यू एहलकार, रेस्क्यू 112 के एहलकार जो हैं वो सोहराग बोट फ्लाईओवर तक पहुंच गए हैं। सोहराग बोट फ्लाईओवर के नीचे जो है वो लियारी नदी में बच्चे की तलाश का काम जारी है। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि जहाँ बच्चा गिरा था वहाँ पर बहाव बहुत ज़्यादा था और वहाँ से जो है वो पूरी नदी जो है वो क्लियर करते आए हैं और यहाँ पर अब चूँकि ब्लॉकेज है, इससे अब जो है यहाँ पर वो बच्चे की तलाश कर रहे हैं। खुशदार में बारिशों के बाद मवासलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। बलूचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली कौमी शाहरा M8 समेत मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। मजीद सूरत हाल जानेंगे अयूब बलोच से। जी हाँ, हाल तूफ़ानी बारिशों के नतीजे में जहाँ पे दूसरे शोबे मुतासर हुए तो वहाँ पर ज़राए मुवासलात का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर हुआ। यहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल्लों के मकाम पर। ये बल्लों के यहाँ से गुजर है M8 कौमी शाहरा का। आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे एक पुल है और ये बहुत बड़ा पुल है। पुल का जो है ना वो तकरीबन काफ़ी हिस्सा डैमेज हो गया है, बल्कि नाकारा हो गया है। यहाँ से छोटी या बड़ी गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त जो है ना वो कई दिनों से मुअत्तल है और इस वक्त एक सड़क पे जो है ना दर्जनों गाड़ियाँ खड़ी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो पंजाब से आई हैं और खुददार के लिए वो नहीं जा पा रही हैं। इसमें जो कोताहियाँ हैं वो मुतल्लिक़ महकमे की काफ़ी कोताहियाँ हैं। वो इन जो है ना ट्रैफिक को बहाल करने में काम तो हो रहा है, लेकिन जो है ना वो अब तक बहाल नहीं हो सका। काफ़ी दिन गुजरने के बावजूद भी मकामी इंतजामिया की भी कोशिश है कि वो कौमी शाहरा को फौरी तौर पर बहाल करे, लेकिन काफ़ी लोगों को मुश्किलात है। टंडो लियार के बारिश के पानी के निकास न होने के बायस पर बीमारियां फैलने लगी हैं। शहरी मलेरिया, डायरिया और जल्द के अमराज जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं मुस्तजाबुर रहमान। जी बिल्कुल, एक हफ्ते कबल मानसून की बारिशों ने सिंध भर में जहाँ तबाही मचाए वह जिला टंडो लियार भी शामिल था। जिला टंडो लियार के तीनों तालुकों चंबर, टंडो लियार और झंडो मरी में भी होने वाली मानसून बारिशों ने, तूफानी बारिशें हुई, उसने जो है अपने असरात छोड़ना शुरू कर दिए हैं। अब भी जो है जिला टंडो लियार के मुख्तलिफ गोठों देहातों में जो है कई फुट पानी जमा है और जमा होने वाले बारिश के पानी के बाद जो मच्छरों की अफजाइश में जो इजाफा हो गया, जिससे जो है मुख्तलिफ अमराज फैल रहे हैं। वह गोट अहमद खान बुरफत के अंदर जो है 200 से ज़ायद अफराद का टेस्ट किया गया तो उन
उनके अंदर जो है डायरिया, मलेरिया और दीगर अमराज जो है वो जन्म, दिल की स्किन जो है बीमारियाँ जो है वो पैदा हो चुकी हैं। मगर टंडोलियार ज़िले के लिए जो है सरफराज राजड़ के जो है वो फोकल पर्सन नामजद किया था, जिन्होंने जो मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया था, हिदायत की थी मेडिकल ऑफिसर्स को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, तो वो बारिश के फौरी बाद जो है कैंप लगाएं ताकि जो है लोगों को जो मुख्तलिफ अमराज से बचा जो। लेकिन DHO टंडोलियार ने उनके अहकामात को जो है वो हवा में उड़ा दिया है। ज़िले भर में कहीं भी मेडिकल कैंप कायम नहीं किया गया है। इस हवाले से जब हम जो है DHO टंडोलियार ऑफिस में पहुंचे उनसे बात करने के लिए, तो DHO टंडोलियार ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। जी। राजनपुर में सैलाब से मुतासर इलाकों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने से मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ चुकी हैं। इलियास रज़ा से मजीद जानेंगे। जी, हाल नदी का सैलाबी पानी तो मुतासर इलाकों से कम हो गया है, लेकिन अब यहाँ पर बीमारियाँ फूट पड़ी हैं। यहाँ पर वबाई अमराज में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। बच्चों में यहाँ पर जलती अमराज भी फैल रही हैं, साथ साथ यहाँ पर गैस्ट्रो हो रहा है, बुखार हो रहा है। बच्चों में हमें एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे स्कैल्प पे हो गए या वैसे फुल ओवरऑल बॉडी पे स्कैबीज हो गया। और जो ख़वातीन हैं उनके अंदर हमें वीकनेस और ज़्यादा सांस के मसले, या हमें जो मैदे के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कैंप्स बहुत कम है। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर फ़ौरन पहुँचे, जिस तरह फ्लाई अदारे यहाँ पर पहुँचे हुए अपना काम करें, इसी तरह हुकूमत को भी चाहिए यहाँ पर आकर कैंप लगाए और जो लोग यहाँ पर बीमार हैं उनका इलाज भी किया जाए, उनको मेडिसिन भी दी जाए। जी। और फैसलाबाद तालीमी बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहान में बीनाई से महरूम तालिब इल्म ने पोजीशन हासिल कर ली, जबकि ठेला लगाकर घर चलाने वाले मेहनतकश की होनहार बेटी ने प्री इंजीनियरिंग में पहली पोजीशन हासिल करके अपने वालिद की मेहनत को 4 चांद लगा दिए। हमाद अहमद की रिपोर्ट। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के ज़ेरे इंतज़ाम इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात में पहली तीनों पोजीशन तालबात ने हासिल की, मगर ख़ुद बेनाई से महरूम जंग के रहायशी तालिब इल्म हसीब अब्बास तकरीब में शुरका की निगाहों का मरकज़ बने रहे। हसीब अब्बास ने 1062 नंबर लेकर ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में तीसरी पोजीशन हासिल करके अपनी कामयाबी को वालिदैन और असातिज़ा के नाम किया। CSS करना है और उसके बाद फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एलोकेट होना है। इसके अलावा PhD इन हिस्ट्री भी करना है। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। इसके अच्छे मार्क्स की तो उम्मीद थी, लेकिन ये कोई पोजीशन ले जाएगा इसके लिए नहीं, तो ये तो अल्लाह ताला ने हमें तोहफा दिया है। ठेला लगाकर घर चलाने वाले जड़ावाला के रहायशी मेहनतकश ताहर नदीम की होनहार बेटी सादिया बतूल ने 1144 नंबर लेकर प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल करके अपने गरीब वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मेरे फादर लेबर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया। आगे मैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहती हूं और इस फील्ड में एक आला नाम कमाना चाहती हूं। इम्तहानात में हिस्सा लेने वाले 1 लाख से ज़ायद उम्मीदवारों में से 74,154 कामयाब हुए और कामयाबी का तनासब 71.81% रहा। टोबा टेक्सिंग के निजी कॉलेज की तालबा मैमूना कौसर ने 1155 नंबर लेकर मजमूई तौर पर पहली पोजीशन हासिल की। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ हमाद अहमद, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। गुजरांवाला एजुकेशन बोर्ड के पोजीशन होल्डर तालिब इल्म शाहिद दरिया चेनाब के किनारे वाक़ई एक इंतहाई पसमानदा गाँव के रिहायशी हैं। तालिब इल्म शाहिद से मिलवा रहे हैं हमें जिनके नुमाइंदे राना अंसर। आज देखें, गुजरांवाला एजुकेशन बोर्ड ने इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान किया है। तो पोजीशन होल्डर्स तलबा में सिर्फ एक तालिब इल्म है जो सरकारी कॉलेज से है, शाहिद इसका नाम है, जिसका ताल्लुक इंतहाई गरीब घराने और ताल्लुक पसमानदा इलाके से है। तो एक कच्चे जो इलाका है, छोटा सा गाँव है बहार वाला, वहाँ ये शाहिद रहता है। उसने आर्ट्स ग्रुप में 1074 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की है। इंतहाई जो पसमानदा इलाका है, जहाँ सड़कें भी कच्ची हैं, मकान भी कच्चे हैं, घर के हालात भी ऐसे थे कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसने पहली पोजीशन हासिल की है और उसका ये कहना है सरकारी तालीमी इदारों में उस जैसे जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी कामयाब हो सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है कि आपका अज़म पुख्ता होना चाहिए और आप मेहनत करें। जी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि आज ज़रूरत है कि लोगों को हुनर सिखाएं और टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएं। हमें जदीद तालीम से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ज़रूरत है। हमें 24 करोड़ अफराद को खुशहाल भी बनाना है। वो फलाही इदारे की जानिब से यूनिवर्सिटी के लोगों की रहनुमाई की तकरीब से खिताब कर रहे थे। तकरीब में साबिक चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान, फलाही इदारे के सरबराह बशीर फारूकी और दीगर ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में गवर्नर से
सिंह ने निजी फलाही इदारे की जानिब से यूनिवर्सिटी के क़याम को सराहा। गवर्नर सिंध का कहना था कि आज ज़रूरत है कि लोगों को हुनर सिखाएं और टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएं। हमें जदीद तालीम से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ज़रूरत है। हमारे नौजवानों में हुनर की कोई कमी नहीं है। हमें 24 करोड़ अफराद को खुशहाल बनाना है। गवर्नर सिंध का मज़ीद ये कहना था कि इस साल 6 सितंबर का नारा है, हर कदम है मुल्क के दिफा के लिए कौम का दिफा। अफवाज पाकिस्तान कर सकते हैं और कर रहे हैं। हम सब 6 सितंबर इस अकीदत से मनाएंगे। यौम दिफा का 14 अगस्त से बड़ा एहतमाम करेंगे। जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उनकी वजह से सरहदें महफूज हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी ने हुकूमत सिंध के 2 सीनियर अफसरान को एशियन डेवलपमेंट बैंक से मुआहिदे पर दस्तखत करने का इख्तियार देने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक मुआहिदे के तहत सैलाब मुतासिरीन के घरों की तामीर के लिए फ़ंड जारी किए जाएंगे। गवर्नर सिंध का कहना है कि इस फंड से सैलाब मुतासिरीन घर की तामीर की जाएगी। अभी हमने साइन किया है एक समरी को, जिसके तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि सिंध में सैलाब ज़दगान के घर बन रहे हैं, उनके साथ जो एग्रीमेंट है उसमें 2 ऑफिसर्स को जो है मैंने आज नोटिफाई किया है, साइन किया है, ताकि वो उनके साथ एग्रीमेंट कर सकें और जल्द से जल्द जो हमारे सिंध में सैलाब ज़दगान हैं उनके घर कंप्लीट हो सकें, ताकि वो अपने घरों में अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों नसीराबाद झलमक्सी में सैलाब की तबाहकारियों को 7 रोज़ गुजर गए, मगर सैलाब मुतासरीन आज भी हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद बलोच से मज़ीद जानेंगे। जी, बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाका नसीराबाद और झलमक्सी में सैलाब की तबाहकारियों को आज 7 रोज़ गुजर गए, मगर बेघर सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात और मसाइब में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। सैलाबी रेलों से मुतासरा दर्जनों ख़ानदान अब भी सड़क किनारे हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद की जानिब से जो है मंजूशोरी और कबूला में सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप भी किए गए हैं और सैलाब मुतासरीन के जानवरों के लिए फ्री मेडिकल भी कायम किए गए हैं। झलमक्सी में M8 और नोताल गंदावा शाहरा समेत तमाम राब्ता सड़कें गुज़श्ता 7 रोज़ से बंद हैं, जिससे मुसाफिरों के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया को मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। दरिया सिंध के सैलाबी रैली ने लेफ्ट गाइड बैंक के कई देहातों को लपेट में ले लिया है। मकीन अपनी मदद आप के तहत मवेशियों समेत बंद पर मुंतकिल हो गए हैं। तफसीलात शाहिद सिद्दीकी से। इस वक्त मैं दरियाए सिंध के लेफ्ट गाइड बैंक पर मौजूद हूँ। ये सुजावल का जो है इलाका है, यहाँ पर रमज़ान मल्ला समेत सोलंगी स्टाफ के देहात और जो दीगर दमदमे के ऊपर जो है मुख्तलिफ देहात ये सारे ज़ेर आब आए हुए हैं। उनके मकीनों ने जो है अपनी मदद आप के तहत, ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी मदद आप के तहत जो है बंद पर जो है अपना सामान मुंतकिल करके कच्चे घर बना लिए हैं। यहाँ पर ये मुंतकिल हुए हैं अपने जानवरों समेत। इनके ये जानवर भी मौजूद हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से उन्हें किसी किस्म की मदद नहीं फराहम की गई है। यहाँ पर मच्छर हैं जो जानवरों के साथ साथ बच्चों को भी काटते हैं। इनके बच्चों के पास खाने के लिए नहीं है। इनका जो राशन था वो ख़त्म हो गया है, लेकिन हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई भी इमदाद नहीं की गई। सैकड़ों जहाज़ों को पोर्ट पर लगवाने वाले कंट्रोल टावर के मनासिर सामने आ गए। यहाँ मौजूद रडार जहाज़ की असल पोजीशन बताता है। अली इमरान सैयद से जानिए कि कंट्रोल टावर में काम कैसे किया जाता है। पूरी मईशत का पहिया है वो घूमता है बंदरगाहों से। मुल्क की 2 बंदरगाह हैं और उसमें से पोर्ट कासिम जो कि लीडिंग बंदरगाह पाकिस्तान की बन गई है, उसके मैं कंट्रोल टावर में मौजूद हूँ। यहाँ से आए सैकड़ों जहाज़ साल में जो है वो कंट्रोल होते हैं, जहाज़ को इंस्ट्रक्शन दी जाती है। ये जो सामने स्क्रीन है, यहाँ पे मुख्तलिफ ये जो ट्रायंगल हैं, ये ट्रायंगल क्या शो कर रहे हैं? ये ट्रायंगल असल में ये बेसिकली वेसल शो कर रहे हैं। अच्छा, ये जो भी बर्थ पे जहाज लगे हुए हैं। अच्छा, आउटर एंकरेज पे जहाज जब आता है तो यहाँ पे खड़ा होता है, इंतज़ार करता है आप लोगों के इंस्ट्रक्शंस का। जी, ये LNG का जहाज कैमरामैन तला अगर दिखा सकें। और ये जो ग्रीन है ये कौन से हैं? ये बल्क कंटेनर वगैरह। अच्छा, कंटेनर है। तो ये QICT है जनाब। ये DQI।
ये डीपी वर्ल्ड है। और ये कौन सा जहाज़ है? ये हमारा कोल का जहाज़ है, यहाँ पावर प्लांट है। अच्छा, पावर प्लांट है, वहाँ पे ये कोल का जहाज़ लगा हुआ है। ये तरीका है नाजरीन के जिसके ज़रिए जहाज़ों को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ से जो है ताकतवर तरीन टग्स भेजे जाते हैं जो दो हैकल जहाज़ों को मूव करते हैं और हल्के हल्के उनको बर्थ के अलॉन्ग लगाते हैं। और जबकि पोर्ट का अपना पायलट या कैप्टन मौजूद होता है कि जो जहाज़ को बाहर आउटर से टेक ओवर कर लेता है और वही जहाज़ को बर्थ पे लगाता है। ये इंटरनेशनल रूल है। तो ये कंट्रोल टावर जो है काम सर अंजाम देता है। ये साल में सैकड़ों जहाज़ लगा के मुल्क की मईशत का पहिया जो है वो रवां रखने में अपना अहम तरीन कलीदी किरदार अदा करते हैं।